एवरीवन, वेलकम टू वंशी एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज हम यहाँ पे करने वाले हैं 7th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। इससे पहले हमने 6th क्लास में जो हिस्ट्री पढ़ी थी ना, वो हमने प्राचीन इतिहास पढ़ा था, एंशियंट हिस्ट्री हमने वहाँ पढ़ी थी। आज हम 7th क्लास में मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे, मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो जो ये चैप्टर है, इसका जो टाइटल है वो है 1000 वर्षों के दौरान क्या चीज़ें बदली, सूचनाएं कैसे बदली, कैसे शब्दों के अर्थ बदले, इतिहासकार जो है इतिहास लिखते समय क्या किन चीज़ों का उन्हें ध्यान रखना होता है। तो जो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेंगे, पॉइंट रहेंगे, वो मैं आपको साथ के साथ बताती जाऊंगी कि कहाँ से जो है आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। तो इस हिस्ट्री में, यानी कि इस बुक में अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री की 7th क्लास में, तो हम 700 से लेकर 1750 लगभग 1000 साल के बारे में हम यहाँ चीज़ें जो है पढ़ने वाले हैं। तो बता देती हूँ, ये जो शुरू में ही चैप्टर की जो बिगिनिंग होती है, वहाँ पे मैप दिया गया है। तो एक मानचित्रकार कार्टोग्राफर ने ये बनाया था, जिसका नाम था अल इदरीसी। तो ये 1154 में बनाया था, जो अरब से था। ठीक है, नाम भी अरबी में सारे लिखे हुए हैं ये। तो देखो ये आपको क्या दिख रहा है, इसमें क्या है, जो जगह जो है साउथ में होनी थी वो नॉर्थ में दिखाई दे रही है, और जो नॉर्थ में होनी थी वो हमें साउथ में दिखाई दे रही है। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं ना, ये उल्टा बनाया गया है। यानी श्रीलंका बड़ा भी दिखाया गया है और ये नॉर्थ में दिखाया गया है। ठीक है, तो भूमि से लेकर ये समुद्र तक जो है ये मैप दिखाया गया है। तो ये 1154 में बनाया गया था। दो मैप इसमें दिए गए हैं। तो एक बनाया गया था जो 1720 में एक फ्रांस के जो कार्टोग्राफर हुए हैं, जिसका नाम है गिवलोम द लिसले। ठीक है, गिवलोम द लिसले ने एटलस नूवो के अनुसार जो है ये 18वीं सदी के आरंभ में ये, यानी कि कब बनाया गया था, 1720 में। तो यानी कि जो फर्स्ट मैप बना है 1154 में, 600 वर्ष बाद ये बनाया गया था। तो इन्होंने यही बताने की कोशिश की है कि कैसे चीज़ें बदली हैं। ठीक है, इस काल अवधि में उपमहाद्वीप के बारे में जो सूचनाएं काफ़ी बदल गई। ये बदल कैसे गई, देखो अगर हम इसको देखें तो हम क्या सोचेंगे कि ये मैप ऐसे बनेगा कि श्रीलंका जो है नॉर्थ में है, लेकिन अगर इसके आधार पर हम इतिहास लिखते तो ये चीज़ें गलत होती। ठीक है, तो सूचनाएं कैसे बदली है ये चीज़ें इसमें बताई गई हैं। ये जो मैप जो दूसरा बनाया गया है, जो एक फ्रांसीसी जो कार्टोग्राफर थे, तो ये लगभग ऐसा ही है जो हम आज मैप यूज़ कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल स्टीक हमें दिखता है, ऐसा ही हमें ये दिखाई देता है। तो इसमें क्या है, तो इसमें यही है कि जैसे एक महत्वपूर्ण बात क्या है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं, तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है। ठीक है, क्या चीज़ें पहले थी, अब उनका क्या बदलाव हुआ, उन शब्दों का क्या अब अर्थ निकलता है। तो ये चीज़ें अब जो है हमें अच्छे से जो है देखनी पड़ती हैं। ठीक है, तो क्या है, जो ये मानचित्र हैं, ये जो यह नक्शा है, जो दूसरे वाला हमें ज़्यादा परिचित लगेगा। ठीक है, ये वाला, इसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है, क्योंकि इस समय क्या होता था, जो यूरोप के नाविक था, ये व्यापारी थे, वो क्या करते थे, जब समुद्र यात्रा करते थे ना, तो इसी नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। नक्शे बनाने की ज़रूरत क्यों हुई थी, क्योंकि व्यापार के लिए अलग अलग जगह की खोज करते थे। तो जहाँ पे हमें व्यापार करना होता था, तो उस क्षेत्र की जो हमें जानकारी होनी चाहिए थी, इसलिए जो है मैप बनाने स्टार्ट हुए थे। तो यहाँ से बस आप यही याद रखें कि 1720 में किसने बनाया था, जो स्टीक था, बिल्कुल ठीक लग रहा था हमें, और 1154 में अल इदरीसी ने जो है अल इदरीसी ने पहला जो मैप बनाया था भारत का, कब बनाया गया था। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब देख लेते हैं, यहाँ पे हमें वही चीज़ें पढ़नी है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या पढ़ना है, आज के टाइम में वो चीज़ें महत्वपूर्ण होती है।
तो नई और पुरानी शब्दावली, देखो अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो देखो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता होगा, ठीक है। यानी सूचनाएं बदल गई तो भाषा और अर्थ भी बदलते होंगे। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में हमें मिलते हैं और ये जो भाषाएं है ना वो समय के साथ साथ बहुत बदली है। तो एक उदाहरण दिया गया है, मध्य युग की जो फारसी है ना वो आधुनिक जो फारसी भाषा से बिल्कुल अलग है। अगर हम बात करें संस्कृत की, अगर बात करें वैदिक संस्कृत की और जो भाषा आज हम संस्कृत इस्तेमाल करते हैं उसमें भी बहुत अंतर है। तो ये भिन्नता जो है सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं बल्कि अर्थों में भी आई है। जो शब्द के अर्थ है ना वो भी बदल गए हैं। तो एक तरह से ये क्या कहना चाहता है, ये यही तो कहना चाहता है कि जब भी हम इतिहास लिखते हैं हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं कि उस समय में इनका क्या अर्थ था और आज इनका क्या अर्थ है। उसी के आधार पर हमें ये चीज़ें जो है लिखनी पड़ती है और आगे आप अच्छे से समझोगे। जैसे इन्होंने हिंदुस्तान एक शब्द लिया है, हिंदुस्तान कैसे आया, जो नाम आया है वो आपको पता है कि जो हिंदुस्तान है वो इंडस से जो हमारी सिंधु नदी है उसी से ये निकल कर आया था, ठीक है। तो उदाहरण के लिए जो हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए, आज हम इसे आधुनिक जो हमारा राष्ट्र राज्य भारत है उसके अर्थ में लेते हैं, ठीक है। यानी कि जो हमारा पूरा भारत है हम उसको हिंदुस्तान बोलते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। एक ऐसा क्षेत्र था, यानी अगर हम बात करें इसमें जो दिया गया है, अभी हम आगे बढ़ेंगे, जैसे हरियाणा, पंजाब और गंगा यमुना के जो बीच का क्षेत्र था ना, उस टाइम में जो हिंदुस्तान शब्द है उन्हीं क्षेत्रों के लिए किया जाता था, ठीक है। अर्थ 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका जो आशय था ना पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में जो इलाका था उसी से था, ठीक है। अगर हम बात करें कोई भी हमें ऐसा सोर्स मिलता है हिंदुस्तान शब्द से रिगार्डिंग कि ऐसा हुआ था तो हम क्या पढ़ेंगे, हम पूरे भारत से लेकर उसे पढ़ते हैं। लेकिन पहले मध्य युग की बात करें तो उसमें हिंदुस्तान क्या कहते थे, पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना का अगर मैदानी इलाका हम बात करें उसी को हम हिंदुस्तान पढ़ते थे। तो क्वेश्चन आता है, सबसे पहले हिंदुस्तान का जो शब्द का इस्तेमाल किया था वो मिन्हाज ए सिराज ने किया था, ठीक है। ये कौन से इतिहासकार ने किया था, ये आता है क्वेश्चन, ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आ जाए आपका क्वेश्चन कि किस क्षेत्र के लिए हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल हुआ था तो ये आ जाएगा पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच का जो इलाका था, ये एक इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो उसने इस शब्द का जो राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए। देखो उस समय जो सल्तनत थे, जो दिल्ली के सुल्तान थे ना, जिस उनके एरिया के लिए हिंदुस्तानी ने यूज़ किया, तो जैसे ही ये कैप्चर कर लिया करते थे यानी कि और अपना क्षेत्र बढ़ा लिया करते थे, दूसरे जो इलाके उसको वॉन कर लिया करते थे, तो क्या था वो जो नाम था वो उनके लिए भी हम गिनने लगे, है ना, जो उनके अधिकार क्षेत्र में आते गए। लेकिन जो हिंदुस्तान शब्द है वो दक्षिण भारत का समावेश उसमें कभी नहीं हुआ, यानी दक्षिण को जो है साउथ का जो पार्ट है इंडिया का उसको हम कभी भी जो है हिंदुस्तान में नहीं मानते थे, ठीक है। तो ये चीज़ें देखिए आप, तो यानी इससे तो फिर दिक्कत हो जाएगी अगर हम इतिहास से लिखेंगे हिंदुस्तान शब्द के रिगार्डिंग जो है। इसके विपरीत अगर हम बात करें 16वीं सदी की, देखो हमें अलग अलग डाटा मिला है। 16वीं सदी के आरंभ में जो बाबर थे ना, उन्होंने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी और यहाँ के निवासियों की जो कल्चर हुआ करती थी, संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। यह प्रयोग जो 14वीं सदी के कवि हुए हैं अमीर खुसरो, यह भी बहुत बार आता है कि किस कवि ने इस्तेमाल हिंद शब्द का किया था। तो उन्होंने जो शब्द हिंदी के ही कुछ समान था, उनका जो 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था, यानी कि बाबर का। मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वह हिंदुस्तान सबसे वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जोड़े थे जो हम जोड़ते हैं। तो देखो यानी कि भौगोलिक सांस्कृतिक हम यूज करते थे, लेकिन आज हम जब एक राष्ट्रीय अर्थ में भारत का हिंदुस्तान का नाम लेते हैं, राजनीतिक रूप में लेते हैं, लेकिन वो पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। आप धीरे धीरे आप आगे पढ़ते जाओगे तो आप समझते जाओगे
किसी भी शब्द का प्रयोग करने में जो है, अब ये चीज़ें पहले क्यों बताई गई, तो इन्होंने इसीलिए बताई गई कि इतिहासकार जब किसी भी शब्द का प्रयोग करता है ना, उसे बहुत सावधान रहना पड़ता है कि उस समय जो है इस शब्द का क्या इस्तेमाल था और आज हम इसका क्या इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए देखो, एक विदेशी शब्द इन्होंने दिया है। आज हम विदेशी शब्द का जो अर्थ लेते हैं, यानी कि जो दूसरे देश से आता है, हमारा एक अपना राष्ट्र है, भारत है, हिंदुस्तान है, तो हमारे देश में कोई बाहर का बंदा आता तो उसे हम विदेशी कहते हैं। लेकिन मध्य युग में ऐसा नहीं था। मध्य युग में यह था कि कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग न हो, वो विदेशी कहलाता था, यानी कि वो इस एरिया में रहता था लेकिन जो संस्कृति समाज का ना हो तो विदेशी ही कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी, फारसी में अजनबी कहा जाता था। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान जो है अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे से के लिए विदेशी नहीं होते थे। ठीक है, तो इतिहासकार उनके स्रोत के बारे में पढ़ लेते हैं हम थोड़ा सा। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। देखो, जो प्राचीन इतिहास हमने पढ़ा था तो हमारे पास उस समय क्या था, पुरातात्विक सोर्स थे, जो खनन से हमें प्राप्त हुए सिक्के हैं या हमें अभिलेख मिले हैं, मृदभांड मिले हैं, कोई पुरावस्तुएं मिले। लेकिन जब हम मध्यकाल की बात करते हैं ना, इसमें एक स्रोत और जुड़ गया था जिसको हम बोलते हैं लिटरेचर, यानी कि साहित्यिक, यानी हमें लिखित चीजें भी मिली हैं। ठीक है, तो उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इस पुस्तक में हम मोटे तौर से 700 से लेकर 1750 यानी 1000 वर्षों के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेगी जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही है। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी देखो सिक्के भी यूज करता है, पहले करता था, जैसे शिलालेख, स्थापत्य, भवन निर्माण तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं, पर कुछ बातें पहले से काफी भिन्न भी हैं। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई, यानी लिखित सामग्री जो है इस समय ज्यादा बढ़ गई है। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। इस समय के दौरान जो है कागज जो है सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। धनी व्यक्ति शासक जनमत तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता है। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। देखो, जब हम अगर बात करें प्राचीन इतिहास में जिन सोर्सेज का हम इस्तेमाल करते थे, सिक्के, अभिलेख हैं, स्थापत्य, शिलालेख है, उनका हम आज भी करते हैं। उस समय भी कुछ साहित्य हुआ करते थे, जैसे हमें वेद हमारे हुए हैं एंशियंट में, प्राचीन काल में, ऐसे ही। लेकिन जब आज मध्य युग में है जो साहित्यिक स्रोतों लिखित सामग्री बढ़ी है, ठीक है, लेकिन उनका जो इस्तेमाल करना एक तरह से अपने आप में कठिन हो जाता है। कैसे हो जाता वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 जल्दी ही आने वाला है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे क्या होगा, इसी चैप्टर का 2nd पार्ट आपको मिल जाएगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स।